और ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही को हम आज उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हम उसे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने कहा था ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दो टर्मिनल्स होते हैं और उनमें से हम इन्वर्टिंग टर्मिनल को अगर सिग्नल देंगे तो हमें आगे आउटपुट में कौन सा सिग्नल मिलेगा, इन्वर्टिंग, जिसका फेज शिफ्ट 180 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को कोई भी सिग्नल देंगे तो हमें आउटपुट में कौन सा सिग्नल मिलेगा, एम्पलीफाइड, बट फेज शिफ्ट उसका जीरो होगा कि वो इन्वर्टेड सिग्नल नहीं होगा, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट कपलिंग करें तो हमारे पास सिग्नल एम्पलीफाई भी हो सकता है और इन्वर्टिंग जो हमारे पास टर्मिनल इन्हीं के थ्रू हम नॉन इन्वर्टेड सिग्नल भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो कैसे, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज का पता होना चाहिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हाई गेन एम्पलीफायर होता है जिसमें हम इनपुट वेरी स्मॉल इनपुट देते हैं, ठीक है, और हमें आउटपुट 10 रेज़ पावर 5 या 10 रेज़ पावर 6 टाइम्स हायर देन इनपुट मिलती है। लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है जो आप समझे। सपोज अगर मैं कहूँ कि हमने इनपुट कोई सिग्नल दे दिया 2 वोल्ट का, आउटपुट 10 रेज़ पावर 5 टाइम्स बढ़ गई, तो 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 5 कितना हो गया, 2 इंटू 10 रेज़ पावर 5। तो क्या आउटपुट हमें कोई 20,000 वोल्ट मिल सकती है? नो। पावर इतनी टाइम इंक्रीज होती है, बट इंक्रीमेंट सिर्फ ये बताते हैं कि हमारा स्मॉल सिग्नल इतने टाइम इंक्रीज हुआ है, और जो मैक्सिमम हमारे पास आउटपुट सिग्नल एम्पलीफाई हो सकते हैं वो कितना हो सकते हैं, वो जितनी हम बैटरी वहां यूज करेंगे आगे VCC या VCE, उसकी जितनी वोल्टेज होगी उससे ज्यादा तो एम्पलीफाई नहीं हो सकता ना, नहीं, क्योंकि एम्पलीफाई तो उसी नहीं कर रहे, ठीक है। लाइक हम कोई इस तरह इसको समझ लो कि सपोज करो हम कोई सिग्नल देते हैं 10 रेज़ पावर -6 वोल्ट मीन 1 माइक्रो वोल्ट का, ठीक है, लाइक शोर या आइस जो हम साउंड सिग्नल दे रहे हैं, तो आगे बैटरीज लगी हुई हैं 10 वोल्ट या 12 वोल्ट की, ठीक है। तो वो इसको 10 रेज़ पावर 6 टाइम इंक्रीज करती है, तो 10 रेज़ पावर -6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर +6, 10 रेज़ पावर 0, 10 रेज़ पावर 0 1 वोल्ट, मीन के 1 वोल्ट हमें 1 वोल्ट जितना सिग्नल मिलेगा। बात समझ रहे ना, 10 रेज़ पावर 5 इस तरह आप अपने माइंड में। अब एम्पलीफायर का क्या काम है कि हम इनपुट सिग्नल देंगे, लेट्स सपोज हमने ये इनपुट सिग्नल दिया और इसका कोई एम्पलीट्यूड था A, ठीक है, और किस टर्मिनल को हमने दिया, इन्वर्टिंग टर्मिनल को ये सिग्नल देंगे, किस टर्मिनल को, इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ दी एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग टर्मिनल कौन सा होता है, जिसकी वोल्टेज को हम V- मीन जो रिवर्स करंट, जो जिस सर्किट में रिवर्स करंट होता है, V- मीन समझ लो रिवर्स बाइस कनेक्शन होता है, ठीक है। V- हमने माइनस वाला और प्लस वाला दो टर्मिनल पढ़े थे। अगर इस टर्मिनल को हम देंगे इनपुट सिग्नल तो हमें आउटपुट सिग्नल फिर कैसा मिलेगा, हाँ, ये लेट्स सपोज कि आपके पास इनपुट सिग्नल है और आउटपुट सिग्नल हमें इससे एम्पलीफाइड, कैरेक्टरिस्टिक यही हूं, बट मच एम्पलीफाइड सिग्नल हमें आउटपुट मिलेगा, लेकिन उसका फेज शिफ्ट कितना होगा, 180। तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, लेट्स सपोज A प्राइम, and A prime is much greater than A, ठीक है। और जितना एम्पलीफाइड होगा ये सिग्नल में, जितना इसका एम्पलीट्यूड हाई होगा तो हमारे पास एनर्जी भी इतनी ज्यादा होगी, इतना ज्यादा मतलब वो सिग्नल पावर ज्यादा पोजेस करेगा, ठीक है। अब इसी चीज के बारे में हमने पढ़ना है, इसमें मेन चीज आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से मेन पॉइंट्स, कि हमारा इनपुट सिग्नल कितने वोल्टेज का होता है, इनपुट सिग्नल जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक है, चाहे हम इन्वर्टिंग टर्मिनल को दें या नॉन इन्वर्टिंग को। अगर हम इन्वर्टिंग टर्मिनल को देंगे तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल उस वक्त क्या कंसीडर किया जाएगा, ग्राउंडेड। लाइक जिसको हम सिग्नल दे रहे हैं वो सब मिलेगा, हायर पोटेंशियल हो गया, और दूसरा क्या कंसीडर किया जाएगा, ग्राउंडेड,
ठीक है, अगर हम नॉन इन्वर्टिंग को दे रहे हैं तो वो हायर वाला कंसीडर किया जाएगा, जिसको हम सिग्नल दे रहे हैं, तो दूसरा क्या कंसीडर किया जाएगा, ग्राउंड। लेकिन अब जो इनपुट सिग्नल हम दे रहे हैं ये है तो बहुत संभाल। अब इनपुट सिग्नल जाहिर सी बात है किसी एक उस तरह अगर हम एक्चुअली देखें तो हमारे हम एक टर्मिनल के थ्रू सिग्नल तो नहीं भेज सकते ना, कितने टर्मिनल मिनिमम होने चाहिए, दो के सिग्नल आप भेजेंगे तो हायर टू लोअर आपका सिग्नल कोई भी जा सकता है ना। यस ठीक है, अगर दूसरा टर्मिनल ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो आपका सिग्नल कहाँ जाएगा, कहीं भी नहीं। लाइक आपने कोई सिग्नल भेजने हैं, यहाँ इलेक्ट्रिकल पल्स भेजने हैं, ये लाइटनिंग बल्ब एनर्जी आई, बट कितने टर्मिनल चाहिए, दो। एक कौन सा होगा, ग्राउंडेड, दूसरा कौन सा होगा, लाइव। लेकिन उनके दरमियान जो हमने उनको सिग्नल दिया, सिग्नल आ तो लाइव के लिहाज से रहा है, बट हम जो पोटेंशियल डिफरेंस या सिग्नल देखते हैं वो कैसे लेते हैं, क्या लाइव माइनस ग्राउंडेड, कौन दोनों का डिफरेंस जितना हमने सिग्नल दिया। क्लियर है, यहाँ भी जब हम इनपुट सिग्नल देंगे, इनपुट सिग्नल जिस मर्जी टर्मिनल को देंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों का देंगे। इनपुट सिग्नल किसके इक्वल होगा, दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन बोथ द टर्मिनल्स ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्लियर हो गया। अब आइडियल, अगर हम आइडियली बात करें, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें, तो आइडियली हम कितना सिग्नल देते हैं किसी भी, मतलब ओपन लूप गेन हमारे पास इनफाइनाइट होती है और इनपुट सिग्नल हमारा बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल। तो आइडियली हम ये कहते हैं कि V प्लस माइनस V माइनस अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होते हैं, जीरो। तो ये हमें क्या बताता है कि V प्लस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, V माइनस। ठीक है, अगर इनपुट सिग्नल हमारा बहुत समान तो एक तो ग्राउंड है, ग्राउंडेड है, तो दूसरा भी ऑलमोस्ट वर्चुअली ग्राउंडेड कंसीडर किया जाएगा। वर्चुअली का मतलब क्या है कि वो 100% ग्राउंडेड नहीं है, उसके थ्रू सिग्नल जा रहा है, बट उसकी मतलब सिग्नल जो हम दे रहे हैं वो इतना स्मॉल है कि ऑलमोस्ट इसको भी हम ग्राउंडेड कंसीडर कर सकते हैं, नेग्लिजिबल, तो उसको हम वर्चुअली ग्राउंडेड कहते हैं। अगर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करें तो ग्राउंडेड कौन सा टर्मिनल होगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल की बात करें तो ग्राउंडेड कौन सा होगा, V प्लस होगा ग्राउंडेड। क्लियर, V प्लस अगर ग्राउंडेड है तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसकी वोल्टेज कितनी होगी, जीरो। अगर ये ग्राउंडेड है देन फॉर आइडियल कंडीशन V प्लस किसके इक्वल होता है, ऑलमोस्ट V माइनस, क्योंकि V माइनस को जो हम सिग्नल देंगे वो भी बहुत स्मॉल है, तो ऑलमोस्ट वो भी जीरो को अप्रोच कर होगा, लाइक 0.00001 वोल्ट, ऑलमोस्ट जीरो। तो देन V माइनस V किसके इक्वल होगा, जीरो। अगर V प्लस जीरो तो V माइनस भी जीरो, क्योंकि ये दोनों बराबर है। बट V माइनस एक्चुअली जीरो नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये एक्चुअली ग्राउंड तो नहीं है ना, सिग्नल इसमें से जा रहे हैं, इनपुट सिग्नल इसको दिया होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्चुअली ग्राउंड। इसको फिर हम क्या कहेंगे, वर्चुअली ग्राउंड। तो ये वर्चुअल ग्राउंड है, वर्चुअल ग्राउंडेड समझ गए ना, कि जो एक्चुअल में ग्राउंडेड नहीं है। लाइक आपने लेंसेज या लेंसेज वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पढ़ती है रियल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, पढ़ते ना। रियल इमेज जब बनती है तो उस वक्त एक्चुअली सारी रेज उस पॉइंट पे जाकर मैच करती है, ठीक है। लेकिन जब वर्चुअल इमेज बनती है तो रेज वहां नहीं जाती, हमको हमें लगता है कि वहां से रेज आ रही है, ठीक, हम खुद ड्रा करते हैं उनको किस पॉइंट से आए, यहाँ इमेज बन रही है, इसलिए। क्लियर है, अब यही सीन यहाँ है, एक तो रियल ग्राउंडेड है, दूसरे को हम ग्राउंडेड उसके लिहाज से कहते हैं कि ऑलमोस्ट इसकी वोल्टेज कुछ जितनी, बात समझ रहे ना, इसलिए उसको वर्चुअली ग्राउंडेड कहते हैं। अच्छा, अब जब हम सिग्नल देंगे तो हमारा इनपुट सिग्नल ये आ गया, इनपुट सिग्नल ये हम सप्लाई करेंगे बिटवीन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, लेकिन सिग्नल हमारा फ्लो किधर से करेगा, इस एम्पलीफायर में इन्वर्टिंग टर्मिनल के पास, ठीक है। लाइक दो वायर है, सपोज करो ये दो वायर, ये वाली आ गई इन्वर्टिंग और ये आ गई नॉन इन्वर्टिंग, तो एक बात बैटरी से इस तरह कनेक्ट करते हो कि ये वाली वायर आप बैटरी के लाइव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो तो सिग्नल इधर से जाएगा, हाई पोटेंशियल। क्लियर है, ये आ गई सपोज ये आ गई इन्वर्टिंग,
तो आपको आउटपुट में सिग्नल इन्वर्टेड मिले। लेकिन अगर यही वायर आप इस बैटरी का लाइव टर्मिनल से ये वाली वायर कनेक्ट करते हो तो सिग्नल किधर से जाएगा? इस टर्मिनल से जाएगा और सिग्नल आपको फिर नॉन इन्वर्टेड मिलेगा। क्लियर है? तो ऐसा ही सीन। लेकिन जब हम सिग्नल सप्लाई करेंगे तो हम सिग्नल इनपुट सिग्नल लेंगे कैसे? इन दोनों क्या पोटेंशियल। अगर ये ग्राउंडेड है तो इट मींस नेट पोटेंशियल दूसरे की जितनी वोल्टेज है इतना ही जा रहा है, एक तो है ही ऑलरेडी जीरो पे। क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज क्या है कि जब हम सिग्नल देंगे तो हमने ऑलरेडी इसकी डायग्राम पढ़ी हुई है कि ये दो टर्मिनल होते हैं और इन दोनों टर्मिनल के दरमियान क्या होता है? हाई वोल्टेज होती है। हाई वोल्टेज का मतलब है कि ये वोल्टेज किस में होती है? मेगा ओम में। यहां से करंट का पास होने का कोई चांस ही नहीं। और ये आउटपुट टर्मिनल होते हैं। लाइट आउटपुट को समझ लीजिए, ये लोड है, ठीक है, ये इसका लाइव टर्मिनल और ये दूसरा इसका कौन सा टर्मिनल होगा? ग्राउंड। और इस आर एल के अक्रॉस जो हमें पोटेंशियल मिल रहा है ये है आउटपुट। लाइट आपका बल्ब है, बल्ब के क्रॉस जो हमें एनर्जी मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एटसेट्रा, तो वो हमें क्या मिल रही है? आउटपुट। क्लियर? ये अब बल्ब के साथ कितनी वायर अटैच है? एक लाइव वायर, दूसरी ग्राउंडेड। क्लियर है? ग्राउंडेड ये वही वायर है जो ग्राउंडेड टर्मिनल है ना, उसी से वो कनेक्शन। तो यहाँ अब इसके साथ आगे कनेक्ट करने की बजाय मैंने यहीं कर दिया, तो मतलब वही है। अब ये सपोज करो कि ये आपके पास कौन सा टर्मिनल है जी? ये आ गया इन्वर्टिंग और ये आ गया नॉन। अब हम सिग्नल कहां सप्लाई करेंगे? इन्वर्टिंग को। तो अब मैं ओरिजिनल सर्किट डायग्राम यहां बनाऊंगा। ये लेट्स सपोज हमारा इनपुट सिग्नल है जो हमने सप्लाई करना है। अब ये किसके थ्रू मैंने सप्लाई करना है? नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग। तो इसका मैं ये लाइव टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट करूंगा? ये सपोज करो R1 आ गई, तो ये आ गया इन्वर्टिंग टर्मिनल। और ये दूसरा टर्मिनल इसका मैं क्या कर दूंगा? ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का क्या मतलब है? ये फिर टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा? लाजमी बात है, नॉन इन्वर्टिंग से होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये ग्राउंडेड तो ग्राउंडेड दूसरा हमने कौन सा रखा हुआ है? तो इन दोनों के दरमियान ये कौन सी आ गई? समझ लो बहुत हाई, मेगा ओम में समझ लो इन्वर्टर। और ये टर्मिनल कौन सा हमारे पास आ गया? प्लस। क्लियर? और प्लस हमने क्या कर दिया? ग्राउंड। यहां तक बात क्लियर है सबको? ये आ गया ग्राउंडेड। ये अभी सिग्नल यहां से जाएगा। अगर सिग्नल यहां से जाएगा तो मैं कहता हूं सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ करंट I1 यहां से जा रहा है और इस R1 में से क्या पास हो रहा है जी? करंट कितना पास हो रहा है? I1। क्लियर हो गया? और इस साइड से हमने कौन सी इनपुट दी है? Vin इनपुट सिग्नल हमने सप्लाई किया। और इस साइड पे इसका पोटेंशियल हम क्या मानते हैं? इस टर्मिनल का V माइनस मानते हैं और इसका क्या मानते हैं? V प्लस। क्या ये वाला टर्मिनल V माइनस पोटेंशियल पे है, ये वाला क्या है? इसको क्या होता है जी? V प्लस। यहां तक बात क्लियर है? अब V प्लस को हमने क्या लिया हुआ है यहाँ? ग्राउंडेड। V प्लस को हमने लिया हुआ है ग्राउंडेड। ये बात अपने माइंड में रखना। और अगर V प्लस ग्राउंडेड है तो V माइनस वर्चुअली ग्राउंडेड, क्योंकि ये सिग्नल बहुत लो है। और जब मैं आपको दूसरे लफ्ज़ में बताता हूं कि वो कैसे जीरो है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला करंट क्या इस मेगा ओम रेजिस्टेंस में से पास होके इधर आ सकते? नो, पॉसिबल ही नहीं। तो फिर ये किधर जाएगा? आगे आउटपुट की तरफ जाएगा। और आउटपुट हमारे पास ये टर्मिनल। लेट्स सपोज यहां हमारे पास लोड है जिसके क्रॉस हमने आउटपुट देखने, और ये इसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंड। ये मीन इसके साथ कनेक्टेड। ये वाला टर्मिनल किससे?
ये वाला टर्मिनल ग्राउंडेड, तो ये लाइन और ये सर्किट बन गया। क्लियर है? अब करंट फिर अगर इधर नहीं आ सकता तो हम ओपन एक वे बना लेते हैं आपके समझने के लिए यहाँ से। बल अल्दो ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं एम्पलीफायर, वो चिप पे पूरी ये सर्किट वहाँ ही डिज़ाइन होती है और ये सारी वहाँ जो है चिप पे इनकॉर्पोरेट हुई होती है। लेकिन यहाँ समझने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ, और ये क्या आ गया एक टर्मिनल जो किससे जाके मिलेगा, हाँ ये आउटपुट से जाएगा। किससे मिला? आउट। अब करंट किधर से जाएगा? इधर से तो करंट नहीं आ सकता ना। अगर यहां से करंट इधर से नहीं आ सकता तो V माइनस मीन क्या है, जो वोल्टेज है इधर से करंट ही नहीं है तो क्या वोल्टेज होगी? V इज इक्वल टू I R 0, I है ही नहीं, तो V माइनस की फिर क्या होगी? एक तरह से 0। लेकिन दूसरी तरह से हमने आइडियली वो केस पढ़ा हुआ है कि V प्लस अगर 0 है तो इट इंप्लाइज दैट V माइनस V ग्राउंड वर्चुअली क्या कंसीडर की जाएगी? 0। क्लियर है यहाँ तक? अब करंट अगर इधर से नहीं आ रहा तो ये सपोज करो रेजिस्टेंस मैंने लगा ली R2, तो करंट फिर इसमें से इधर आ रहा होगा। लेट्स सपोज ये I2 करंट आ रहा है और यहाँ ये इस लोड में से गुजर रहा है, तो इस लोड के अक्रॉस हमें क्या मिली? V0। ये हमें आउटपुट वोल्टेज। क्लियर है? अब ये वोल्टेज तो बहुत आसान है निकालना है, एक स्टेप में निकल आती है। क्यों? क्योंकि इधर और वोल्टेज है और इधर और वोल्टेज लगी हुई है, बीच में से ये रेजिस्टर इसको डिवाइड कर रहा है, तो वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे ये रेजिस्टर यूज हो रहा है, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जितनी वोल्टेज होगी इतनी आउटपुट के अक्रॉस होगी। तो सिंपल आप वोल्टेज डिवाइडर वाला रूल लगा लो कि जिस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो रेजिस्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर मल्टीप्लाइंग इज इक्वल टू आउटपुट, एक स्टेप में साथ। लेकिन आपकी बुक पे ऐसे नहीं, तो हमने अकॉर्डिंग टू योर बुक इसको देख लें, क्योंकि एग्जाम में तो वही आपने लिखना है। अब आपकी बुक में वो क्या कहते हैं कि इनपुट जो सिग्नल दिया वो क्या है? I1। इनपुट वोल्टेज ही हमने मीन के इस रेजिस्टर के साइड पे पोटेंशियल कितना है? V इनपुट जितना, इस साइड पे पोटेंशियल कितना है? इधर आ गया V इनपुट जितना, इधर कितना आ गया? ये वाला पोटेंशियल, क्योंकि बीच में कोई और पोटेंशियल लॉसेस तो नहीं है ना, तो इस साइड पे फिर कितना होगा? V माइनस। तो रेजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? I R जितना होता है ना, वो हम लापड़ होता है ना, ठीक है ना? V इज इक्वल टू I R। लेकिन यहाँ V कौन सा कंसीडर किया जाएगा? डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। जिस तरह हम बैटरी का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, V प्लस और V माइनस के दरमियान डिफरेंस जितने इतनी पोटेंशियल होते हैं बैटरी का, तो यहाँ कैसे कंसीडर करेंगे R के क्रॉस पोटेंशियल कितने? इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर है? अब इन दोनों का डिफरेंस आ गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, और ये किसके इक्वल होगा? करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। करंट कितना जा रहा है इसमें से? I1, रेजिस्टेंस कितनी है? R1। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? दिस माइनस दिस, इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू I1 R। तो यहां से I1 निकालो तो कितना आ जाएगा? I1 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय R। अब V माइनस हमें पता है कितने है? 0। as V minus is equal to 0, then I1 कितना हो जाएगा? माइनस VN डिवाइडेड बाय R1। इसको आप VN कह दो A। क्लियर होगी यहाँ तक? अब आगे आ जाओ। अब इधर से ये करंट आते हैं जी, यहाँ से इस R2 में से जाते हैं और आगे लोड के अक्रॉस में हमें आउटपुट मिलती है, ठीक है? अब आउटपुट हमने क्या निकाल लिया? V0। अब देखो इस R2 के इस साइड पे कितनी पोटेंशियल हो, कितना वोल्टेज है? हाँ, इस R2 के इस एंड पे कौन वोल्टेज कितनी है? जितनी ही है। तो ये साइड पे वोल्टेज कितनी होगी? V0। इस R2 के साइड पे वोल्टेज कितनी है?
जितनी ये भी माइनस, Yes. क्योंकि बीच में कोई और डिवाइस तो है Yes, नहीं, नहीं। कोई और कंपोनेंट नहीं है, इसलिए भी माइनस। अब आप कोई पूछा आपको R2 का ग्रास पोटेंशियल फिर कितना होगा? I2 V naught. इन दोनों के दरमियान जितना डिफरेंस है, और वो डिफरेंस IR के किलोओहम्स ला। तो नाउ अब डेल V I2. अक्रॉस R2 कितना हो जाएगा? I2 I2। R2. अब डेल V कैसे निकालेंगे? क्या इस R2 का अक्रॉस लाइक ये रेजिस्टर है, इसके इस तरफ कोई वोल्टेज है 10, इस तरफ कोई वोल्टेज है 8, तो फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? 2. 10 माइनस 8 2, कि 8 10 को एक तरह से 8 और 10 है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस इस तरह कर रही है कि जो वोल्टेज बचती है वो इसमें से करंट फ्लो करवा रही है, Yes. तो वो बचती कितनी है? 2. 2। बात है मेरे ना डिफरेंस 2 क्या है जिसकी वजह से वो फ्लो हो रहा है। लाइक आपके पास दो पानी के बॉक्सेस, एक हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड, आप दोनों को पाइप से जोड़ते हो तो पानी कहां से कहां जाता है? I2 हाफ जो फील्ड है। क्यों? क्योंकि जो फुल फिल है इसमें जो लेवल है एनर्जी का वो उससे ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? ये हाफ फिल्ड है वो फुल है, तो आधा, मतलब इस लेवल के आधे जितना ज्यादा है, तो जब तक ये लेवल बराबर नहीं हो जाता वो फ्लो करेगा। Yes. क्लियर? यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के दरमियान कितना आ जाएगा कि इधर कितना पोटेंशियल और इस साइड पे कितना है? V नॉट माइनस V माइनस इज इक्वल टू I2R। यहां से I2 कितना आ जाएगा? V नॉट माइनस V माइनस डिवाइडेड बाय R। सिंस V माइनस कितना है? 0, तो I2 कितना आ जाएगा? V नॉट डिवाइडेड बाय R। ये आ गई पिन V, इसको भी माइनस को 0 कहते हैं क्योंकि इधर से कोई करंट जाता ही। क्लियर? करंट तो इधर से जा रहा है। अब अगर आप लोग को ये कह ये आपके पास वायर है, ये आपके पास क्या है? वायर, नॉट अ रेजिस्टर। इसमें से करंट आई जा रहा है, I1 जा रहा है, बताओ इसकी वोल्टेज कितनी हो? क्या कहो? हाँ? R कहाँ? रजिस्टर तो ही नहीं. 0, तो इसके क्लास कोई वोल्टेज नहीं, वोल्टेज ही कि यहां पोजीशन ही नहीं है, ठीक है, कोई सोर्स नहीं है, कोई कंपोनेंट नहीं लगा हो, तो वोल्टेज कहां से आएगा? Yes, sir. बात समझ रहे ना? ये शॉर्ट सर्किट है एक तरह से। Sure. अगर कोई ये कहे कि एक वायर ये आ रही है, एक वायर ये आ रही है, बीच में ओपन हो, अब बताओ वोल्टेज कितनी है इन दोनों के क्रॉस यहां और यहां? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि यहां बीच में एयर है, इंसुलेटर, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है? इनफाइनाइट। तो यहां पोटेंशियल भी इनफाइनाइट है जिसकी वजह से ये करंट फ्लो नहीं कर सकता क्योंकि वो उसको रोक देते। बात समझ गए ना? अब आपने ये चीज देख ली कि I1 कितना आ रहा है दिस, I2 कितना जा रहा है दिस, लेकिन है चीज तो आपको कंफर्म है यहां से कितना करंट टोटल आ रहा है? I1। क्या इधर से कोई करंट जा रहा है? नो। कोई और कहीं और रास्ता है करंट के जाने का? नो। तो फिर जो करंट आ रहा है वही इधर जा रहा हो। Yes. लाइन इस तरह समझो, ये एक पाइप में पानी आ रहा है यहां से, आगे ये एक और पाइप लगाया हुआ लेकिन इसका वाल लगा हुआ और वाल बंद है, तो दूसरा पाइप ली जा रहा है। कोई है यहां से जितना पानी आता है कोई M1 में पानी का है, तो इधर M2 में पानी के जा रहा है। बताओ M1 और M2 में क्या डिफरेंस होगा? कोई डिफरेंस नहीं. कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो वाल बंद है, यहाँ से पानी लीक हुआ ही नहीं है, तो जितना आया इतना ही आगे गया। तो यहाँ R मेगाओम में है, कोई करंट इधर से लीक हुआ ही नहीं, जितना यहाँ से आया इतना ही इधर गया, तो I1 और I2 फिर क्या हुआ? बराबर। अगर I1 और I2 बराबर है तो बराबर रख लो। माइनस बी इनपुट बाय एक और चीज मैं आपसे पूछूंगा अभी अपने माइंड में कि सिग्नल आई कैसी हो, मतलब सिग्नल एम्पलीफाई कैसी हो, ये सोचना। अब एस I1 is equal to I2 since R input is approximately infinite as compared to our input signal। ये तो इसमें से कोई करंट लीक नहीं हुआ, इसलिए ये दोनों बराबर है। तो I1 की क्या वैल्यू आई है? माइनस दिस R1 is equal to I2 नॉट बाय R2। तो यहां से हमने क्या निकालना है? गेन। गेन क्या होता है? आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल की निस्बत कितना? एम्पलीफाई, तो रेशो V आउटपुट बाय V इनपुट निकालना है।
तो वी आउटपुट ये है, वी इनपुट को इधर डिवाइड करो, ये R2 इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इट implies that V naught by V input, ये इधर आके डिवाइड, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई दिस, और V naught by V input का मतलब आउटपुट सिग्नल इनपुट की निस्बत कितना एम्पलीफाई होगा। तो इसको हम लिखते हैं गेन। तो गेन कितना होगा माइनस R2 बाय, बात समझ गए। अब अगर यहां से आपने निकालना हो V naught, आउटपुट सिग्नल किसके इक्वल हो जाएगा, गेन, ये आ गया गेन मल्टीप्लाई V इनपुट, तो हो जाएगा गेन इनटू V इनपुट, यही होगा ना। लेट्स सपोज R2 है 100, R1 है 10, तो 100 by 10 आंसर आएगा 10, तो V naught हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई V इनपुट। लेकिन यहां साइन नेगेटिव क्या शो कर रहा है, ये वाला, व्हाट डज मीन बाय दिस, it means the signal which is gained at output end is out of phase as compared to input। क्या फेज उनका सेम नहीं है, आउट ऑफ फेज, लेकिन कितना फेज है 180, ठीक है, टोटली इन्वर्टेड सिग्नल मिलेगा। जैसे ये इनपुट दिया, इसका ऑपोजिट ये आउटपुट मिलेगा। क्या मतलब कि इस इनपुट में ये फर्स्ट साइकिल में करंट किधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें फर्स्ट साइकिल में राइट टू लेफ्ट। जब यहां सेकंड साइकिल में सिग्नल में करंट जा रहा है राइट टू लेफ्ट, और इसमें जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो सिग्नल टोटली क्या हो गया, इन्वर्ट। अब ये इतना गेन होगा, और गेन डिपेंड करते हैं R2 पे। R2 जितनी हाई होगी इतना ही हमें गेन हायर मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि R2 ने क्या करने, वहां हायर होगी तो इतना गेन हायर मिलेगा। हाँ, R2 को क्या लेना देना। वैसे गेन, असल गेन मतलब जो पास सिग्नल को एम्पलीफाइड करने का काम किसके, किसका काम है एम्पलीफाइड करने का, इन बैटरीज का काम है ना। पॉजिटिव साइकिल में कितना एम्पलीफाई हो सकता है मैक्सिमम सिग्नल, जितनी इसकी वोल्टेज, इससे ज्यादा तो एम्पलीफाई नहीं हो सकता ना, क्योंकि इससे ज्यादा एनर्जी कहां से आएगी, और नेगेटिव साइकिल में माइनस VCC। अब इसको मैं थोड़ा सा बताता हूं, फिर आप मुझे बताना कि R2 फिर क्या काम कर रहे हैं। गेन तो R2 पे डिपेंड कर रहा है, यहां कहीं बैटरी है नो। अब बैटरी पे फिर कैसे डिपेंड करता है, तो R2 पे कैसे डिपेंड करता है, ये आपने मुझे बताना। मैं पहले यहां बना लेता हूं एक चीज, देखो एक बात समझो, इनपुट सिग्नल हमने ये दिया है, क्लियर, इनपुट सिग्नल हमने यहां से सप्लाई किया, और R2 हमारे पास सर्किट में मौजूद है, तो हमने कहा कि आउटपुट सिग्नल गेन इनटू इनपुट सिग्नल जितना आ गया विद नेगेटिव साइन, दैट इज इन्वर्टेड, बट गेन इसका बहुत हाई होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, यही है। अब हमने क्या कहा कि ये गेन जो है ये कितना ज्यादा हो सकता है, मीन का हमारा आउटपुट सिग्नल कितना एम्पलीफाई हो सकता है। हमारा आउटपुट सिग्नल पॉजिटिव साइकिल में कितना एम्पलीफाई हो सकता है, VCC जितना, और हमारा आउटपुट सिग्नल नेगेटिव साइकिल में कितना एम्पलीफाई हो सकता है, माइनस VEE जितना। लाइक अगर मैं कहूं कि VCC की वोल्टेज ये है और VEE की वोल्टेज ये है माइनस, नेगेटिव साइड पे हमने सिग्नल दिया ये, और आगे हमें मिला सिग्नल ये, तो ये नेगेटिव साइड पे कितना ज्यादा एम्पलीफाई हो सकते हैं, VEE जितना। तो अगर मैं नेगेटिव साइकिल की तरफ बनाऊं तो मैक्सिमम इसकी वोल्टेज कहां तक पहुंच सकती है, ये VEE, क्लियर। VEE से आगे इंक्रीज नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि वहां कोई एनर्जी का सोर्स है ही नहीं, तो एनर्जी कहां से मिलेगी उसको और एम्पलीफाई करने के लिए, क्लियर है।
और ये पॉजिटिव वैसे कितना इंक्रीज हो सकता है? VCC. VCC जितना मैक्सिमम इंक्रीज हो सकता है, लाइक दिस। तो हमें सिग्नल कैसा मिलेगा? ये कैपेसिटिव साइकिल मैक्सिमम VCC जितना इंक्रीज हुआ, बैटरी वही लगी हुई थी। अगर 10 वोल्ट लगी हुई है, 10 वोल्ट से ज्यादा सिग्नल 11 या 12 वोल्ट पे जंप नहीं कभी भी नहीं कर सकते। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है कि बैटरी 10 वोल्ट की है, आउटपुट सिग्नल 12 वोल्ट का कहां से हो गया? और इसी तरह नेगेटिव साइकिल। लेकिन यहाँ तो बात मतलब ओपन ही ये हमें बता रहे, ये सर्किट बता रहे हैं कि VCC और VE का काम है सारा। लेकिन जब हम गेन का फार्मूला पढ़ते हैं तो V नॉट बाई V इनपुट हमारे पास क्या आता है? -R2/R1। और यहाँ हमारे पास ये रेजिस्टर का सारा काम आ जाता है, जबकि ओरिजिनल में तो ऐसा नहीं। फिर R का क्या काम है बताओ? R पे कैसे डिपेंड करेगा गेन? हाँ देखो, कभी आप यूज करते हो सेम बैटरी, एक ही जैसी बैटरी लगाई, उसके साथ आगे जो स्पीकर लगाए वूफर वो छोटी लगाई, वूफर छोटी लगाई, बैटरी वही है, आपको एक सिग्नल एम्पलीफाई होकर मिला। फिर वही बैटरी रखो, वूफर बड़े वाले लगा लो, उसी सिग्नल को प्ले करो, आपको वो ज्यादा एम्पलीफाई मिलेगा। बैटरी तो वही है ना? ठीक है, सिग्नल भी वही है ना? वूफर का चेंज करने से क्या चेंज हुआ? रेजिस्टेंस। बात समझ रहे? अब हाई रेजिस्टेंस जब आप यूज करते हो ना तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो भी हाई होती है। लाइक आप घर में हीटर यूज करते हो या राड यूज करते हो पानी गर्म करने वाला, बिजली तो वही है, आप वही राड एक लगाते हो तो वो पानी को गर्म करता है 10 मिनट में, एक दूसरा राड आप लगाते हो पानी गर्म करता है आधा घंटे में। डिफरेंस क्या है? कि एक ही रेजिस्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस हाई होने से हीटिंग इफेक्ट, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो ज्यादा है, आर जितनी हाई वोल्टेज जितनी हाई, तो वो आपको फौरन एनर्जी ज्यादा देते हैं, फौरन पानी गर्म। एक ही रेजिस्टेंस कम है तो वो आपको कम आउटपुट देगा और फिर लॉन्ग टाइम लगेगा वो एनर्जी मिले पानी को जो उसको गर्म करने के लिए चाहिए। क्लियर है? इसी तरह आपका हीटर है, अगर लो वोल्टेज की वायर मीन लो रेजिस्टेंस की वायर यूज करो तो कम हीट आपको मिलेगी, हाई रेजिस्टेंस की वायर यूज करो तो वो फौरन गर्म होती है, पूरा रूम गर्म। ठीक है, क्योंकि ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा पावर खींचते हैं, इसीलिए सिग्नल भी। लेकिन मैक्सिमम पावर को कितनी खींच सकते हैं? VCC या VE जितनी से ज्यादा नहीं खींच सकता ना, इससे ज्यादा है ही नहीं हमारे पास। क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज आती है, इसका मतलब है हमारा सिग्नल पहले इंक्रीज हुआ इंक्रीज होते मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं? VEE। और इस साइड पे कहां तक जा सकते हैं? इसके बाद क्या मजीद एम्पलीफाई हो सकते हैं? नो। तो बस इसके बाद सैचुरेट हो जाए, इसकी वैल्यू मजीद बढ़ेगी नहीं। क्लियर है? अब इसका ग्राफ फिर हम कैसे बनाएंगे? देखो ये हमारा सिग्नल है और ये मैं इधर लेता हूं आउटपुट। क्लियर है? और इधर लेता हूं इनपुट। अब इनपुट के लिहाज से आउटपुट क्या हो रही है? इंक्रीज होते एक खास पॉइंट तक इंक्रीज होती है लाइक दिस, और ये पॉइंट क्या है? VCC। इसके बाद सैचुरेट, इसके बाद मजीद हमारा सिग्नल एम्पलीफाई नहीं हो। इसी तरह दूसरी साइड पे अगर देखें तो इंक्रीज होते कहां तक इंक्रीज होगी? एट मैक्सिमम लिमिट दैट इज -VEE, और इसके बाद क्या हो जाएगी? सैचुरेट। क्लियर है? और ये वोल्टेज इनपुट वोल्टेज जिसके लिए हमारा आउटपुट सिग्नल सैचुरेट हो गया, ये आगे भी ठीक है, और इस तरह। लेकिन ये रियल के लिए, ये किस एम्पलीफायर के लिए? रियल आर प्रैक्टिकल एम्पलीफायर। अगर हम बात करें किसकी, एक्साइडेड की तो कुछ और कह सकते, लेकिन पहले थोड़ा सा समझो। गेन हमारा क्या होता है? आउटपुट बाय इनपुट। अगर कोई कहे कि बताओ यहाँ गेन हम कैसे निकालेंगे, तो हम कोई भी 2 पॉइंट्स आपको दे दी जाए कि इन 2 पॉइंट्स
ये 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, तो बताओ गेन, तो गेन कैसे बताएंगे? इन 2 पॉइंट्स के दरमियान हम देखेंगे आउटपुट सिग्नल, ये क्या आ गया हमारे पास? आउटपुट। इन्हीं 2 पॉइंट्स के दरमियान हम देखेंगे इनपुट, ये क्या आ गया? ये आ गया इनपुट और ये आ गया आउटपुट, तो गेन फिर क्या हो जाएगा? अब देखो ये इनपुट है तो यहां से यहां, इसका मतलब है ये भी इनपुट है। Yes. ये आउटपुट है तो इसका मतलब है यहां से यहां ये भी आउटपुट है। यही हुआ ना? Yes. अब ये वर्टिकल है तो आ गया y, ये हॉरिजॉन्टल है तो आ गया x, तो y by x X. रेज बाय रन क्या होता है? Slope. स्लोप। तो रेज बाय रन होता है स्लोप। स्लोप मीन चढ़ाई, जिस चीज की जितनी ज्यादा चढ़ाई है उतना ज्यादा स्लोप है, जितना वो ज्यादा फ्लैट है चढ़ाई नहीं है स्लोप नहीं। अब देखो स्लोप, तो यहाँ स्लोप किस केवल होगा? y क्या है? डेल v नॉट और डेल v, तो ये क्या हो गया? गेन। इसका मतलब है स्लोप v नॉट और v इनपुट के दरमियान जो ग्राफ बनता है इसका स्लोप हमें गेन बताते हैं। और स्लोप कब ज्यादा होगा? जब y की वैल्यू ज्यादा होगी ना, v नॉट। y की वैल्यू कब ज्यादा होगी? जब ये लाइन ज्यादा वर्टिकल होगी। अब अगर मैं आपके 2 ग्राफ बनाऊं, यहां एक ग्राफ ये है आपके पास और एक ग्राफ ये है। अब बताओ इस ग्राफ का गेन ज्यादा होगा या इसका? खड़ी वाली का। ये वाली जो लाइन है देखो, अगर 2 पॉइंट हम कोई भी ले लें, ये 2 पॉइंट ले और इधर ये 2 पॉइंट, अब देखो इन 2 पॉइंट्स यहां से ये लाइन ये आ गई और यहां से ये लाइन ये आ गई, तो इसके लिए देखो तो ये 2 पॉइंट्स ये बन रहे, लेकिन इसके लिए ये 2 पॉइंट ये बन रहे, तो v नॉट किसका ज्यादा है? इस वाली लाइन। तो ये लाइन ज्यादा स्लोप दे रही होगी कम, इसलिए इस लाइन का गेन ज्यादा होगा, इसका कम। लेकिन अगर हम आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें तो आइडियल में क्या होता है? आइडियल में हम कहते हैं कि गेन इनफाइनाइट होता है। तो गेन अगर इनफाइनाइट होता है तो लाइन का स्लोप कितना होगा? इनफाइनाइट, सीधा ये दीवार जैसे जिस पे चींटी भी नहीं चढ़ सकती। तो हम फिर इसको कैसे बनाएंगे कि ये हमने इनपुट सिग्नल दिया, ये भी थोड़ा सा मैं दूर ले जा रहा हूं, लेकिन आइडियल का सीधा इसी लाइन पे होता है, लेकिन थोड़ा सा दूर में बीच में गैप डाल रहा था कि आपको समझे कि थोड़ा सा इनपुट दिया तो ये आउटपुट VCC और उसके बाद स्टूडेंट, और इधर ये आउटपुट VEE और इसके बाद ये सैचुरेट। तो इस लाइन का स्लोप कितने है? इस लाइन का इनफाइनाइट, इसका स्लोप कितना हुआ? इनफाइनाइट। तो गेन फिर कितना हुआ? ये आ गया आइडियल ट्रांजिस्टर की ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए। बट आइडियल चूंकि यूनिवर्स में कहीं भी नहीं होती, सिर्फ हमारे माइंड में होती। हाँ, मतलब वो हमने एक स्केच बनाया होता है अपने माइंड में, उसकी बेस पे हम बाकी तमाम को कंपेयर करते हैं। सपोज हमने एक ऐसी चीज का स्केच बनाया है, उसमें मतलब सारी कैरेक्टरिस्टिक आइडियल हमने कंसीडर की विद फुल परफेक्शन। अब उसके साथ हम किसी दूसरी चीज को कंपेयर करते हैं कि अगर परफेक्ट ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है तो इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। तो ऐसे ही हम कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट या डेवलप करने के लिए पहले आइडियल कैसे लेते हैं, फिर रियल।